A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain one more substitution set 3 questions from 1 to 24. And all the questions have been taken from R.S. Agarwal's न्यू बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट किए जाते हैं उनका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल सकता है एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन कर लें और फ्री मटेरियल में जाकर के देखें। वहाँ आपको सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ मिल जाएंगे। जो क्लासेस हो चुके हैं वे भी वहाँ अपलोडेड हैं, जो हो रहे हैं ये भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अन्य मेरे सोशल साइट्स हैं, इन पर आपका वेलकम है, जरूर जुड़ें। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, गिल्टी ऑफ द क्राइम के लिए चार ऑप्शन है। ए र्यूदलेस, बी सस्पिशस, सी कल्पाबल एंड डी फेयरिंग। आप कमेंट करें और आंसर बताएं क्या होगा। गिल्टी ऑफ द क्राइम के लिए चार ऑप्शन है, र्यूदलेस है, सस्पिशस है, कल्पेबल है और डेयरिंग है। वन वर्ड में आपको रिप्लाई करना है। गिल्टी ऑफ द क्राइम यानी वह जो किसी क्राइम का दोषी है उसे क्या कहते हैं। जो किसी क्राइम को अंजाम देता है वह कल्पेबल कहलाता है। इसलिए आंसर सी होगा। र्यूदलेस मीन्स होता है क्रूर, निर्मम, निर्दयी, यानी क्रूरल आप कहेंगे। सस्पिशस मीन्स संदिग्ध, जिसके ऊपर सस्पिशन हो वह सस्पिशस है। डेयरिंग मीन्स होता है साहसी और निर्भीक। तो आंसर वन का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्पररी सपोर्ट। कोई पोल या कोई बीम जिसका प्रयोग टेम्पररी सपोर्ट के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ए में स्काफोल्ड है, बी में प्रॉप है, सी में लीन टू है और डी में राफ्टर है। ए पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्पररी सपोर्ट टू समथिंग कह सकते हैं आप, वो क्या कहते हैं। आइए आंसर जानते हैं। स्काफोल्ड का दो अर्थों में यूज होता है। स्काफोल्ड मीन्स होता है फांसी का तख्ता, वह प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर किसी को फांसी दी जाती है उसे भी हम या तो गैलाउज कहते हैं या स्काफोल्ड कहते हैं। फांसी के तख्ती के लिए आप गैलाउज का यूज भी कर सकते हैं, स्काफोल्ड भी बोलते हैं। प्रॉप, हाँ, स्काफोल्ड का दूसरा मीनिंग घर इत्यादि बनाते समय बांस या अन्य लकड़ी के पार्ट का जो आप देखते होंगे रस्सी से जोड़ जोड़ कर ऊंचा बना देना, वो भी स्काफोल्ड कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कैसे किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए पिलर्स आउटसाइड खड़े किए जाते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि उस पर वर्कर्स जाकर के काम करें। इसे भी हम स्काफोल्ड कहते हैं। प्रॉप मीन्स होता है सहारा देना। जैसे ये कैमरा भी प्रॉप किया हुआ है, किसी स्टैंड पर लगा हुआ है, यानी ये है प्रॉप। लीन टू अ टेम्पररी शेल्टर, एक टेम्पररी शेल्टर है यानी अस्थाई निवास है, कुछ पल कुछ समय के लिए जिसे निर्मित किया गया है उसे हम लीन टू कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक बनाया जा रहा है टेम्पररी शेल्टर। और राफ्टर जिसे हम बोलचाल में हिंदी में बीम कहते हैं, यानी जिसके ऊपर छत टिका रहता है वह पार्ट राफ्टर कहलाता है। यानी ये राफ्टर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर छत टिका हुआ है, तो ये राफ्टर के लिए पिक दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी वह जो गार्डनिंग के आर्ट का अध्ययन करता है क्या कहते हैं उसे। वह जिसने गार्डनिंग सीखा है उसे हम क्या कहते हैं। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ए एग्रीकल्चरिस्ट, बी हॉर्टिकल्चरिस्ट, सी गार्डनर एंड डी बोटैनिस्ट। तो आंसर क्या होगा। एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, गार्डनर और बोटैनिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स किसान होता है, फार्मर, जो फार्मिंग का काम करता है, जो एग्रीकल्चर का काम करता है उसे हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। दूसरा वर्ड है हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवान, यानी जो बागवानी लगाता है, जो बगीचा लगाता है उसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। और सी में शब्द है गार्डनर। गार्डनर मीन्स होता है माली,
यानी जो गार्डन की देखरेख करता है, जो पौधों को समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई करता है, उनकी सिंचाई करता है, उनकी देख रेख करता है, उसे हम गार्डनर कहते हैं। और बोटेनिस्ट मीन्स वनस्पति वैज्ञानिक या वैज्ञानिक, जो वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता होता है उसे हम बोटेनिस्ट कहते हैं। वैसे ही आप कमेंट करके बताइए, जो फिजिक्स के ज्ञाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कमेंट करके आप बताएं। तो आंसर 3 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज यानी सभी रोगों का उपचार, एक उपचार, सभी रोगों की एक दवा, क्या कहते हैं उसे? ए कफ सिरप, बी पेनिसिया, सी मेडिसिन एंड डी इनहेलर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर इनमें से कौन सा होगा। ए कफ सिरप, बी पेनिसिया, सी मेडिसिन और डी इनहेलर। और इसके जवाब के पहले आपको बता दूं कि फिजिक्स के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो फिजिक्स का डीप स्टडी करते हैं, उन्हें हम फिजिसिस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सभी बीमारियों की एक इलाज को हम रामबाण कहते हैं, यानी एक दवा जिससे सभी रोग सही हो जाए। बाकी सभी से आप परिचित हैं। इनहेलर सांस लेने वाला या प्रश्वसन तंत्र है, यानी जो श्वसन तंत्र को एक्टिव करता है, उसके लिए एक इनहेलर टाइप की मेडिसिन चलती है। 4 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, वेरी नैरो स्पेसेस भी कह सकते हैं यहाँ। fear of closed spaces oblique very narrow spaces, very narrow spaces को हम क्या कहते हैं? ए क्लाउस्ट्रोफोबिया, बी एक्वाफोबिया, सी बोथैनोफोबिया, सी क्लेप्टोमैनिया। क्या कहते हैं हम इसे? क्लाउस्ट्रोफोबिया है, एक्वाफोबिया है, बोथैनोफोबिया है और क्लेप्टोमैनिया है। बंद जगह या बहुत संकीर्ण जगह से भय को हम क्लाउस्ट्रोफोबिया कहते हैं। यानी आंसर ए होगा। बी में है एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, यानी फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। चाहे वो छोटा जल स्रोत हो या बड़ा जल स्रोत हो या बाथरूम का शॉवर हो, किसी भी तरह के जल स्रोत से, पानी के स्रोत से भय को हम एक्वाफोबिया कहते हैं। बोथैनोफोबिया मीन्स होता है एन इंटेंस फियर ऑफ प्लांट्स, प्लांट से भय को हम बोथैनोफोबिया कहते हैं। क्लेप्टोमैनिया एक्सट्रीम डिजायर फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के उन्माद को, एक्सेसिव डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, मैनिया फॉर स्टीलिंग को हम क्लैप्टोमैनिया कहते हैं। चोरियोन्माद यानी चोरी करने का उन्माद। तो आंसर 5 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड्स रिटन ऑन द टूम ऑफ अ डेड पर्सन। वे शब्द जो किसी मृत व्यक्ति के टूम के ऊपर, मकबरे के ऊपर अंकित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए एपिग्राफ, बी एपिलॉग, सी एपिटैफ एंड डी इटिमोलॉजी। कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। वर्ड्स रिटन ऑन द टूम ऑफ अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के मकबरे पर लिखे हुए शब्दों को क्या कहते हैं? एपिग्राफ मीन्स होता है भवन या प्रतिमा पर शिलालेख या किसी पुस्तक की प्रस्तावना पर लिखा गया लेख, अभिलेख। इपिलॉग मीन्स उपसंहार होता है, नाटक इत्यादि के पार्ट में, लास्ट पार्ट में जो कंक्लूजन आता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं, उपसंहार। एपिटैफ मीन्स होता है समाधि लेख, किसी के समाधि के सिरहाने तरफ एक पत्थर पर जो लेख अंकित की जाती है उसे हम समाधि लेख कहते हैं। इटिमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड इट्स सोर्सेज, शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को हम इटिमोलॉजी कहते हैं। तो 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, वह हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके,
क्या कहेंगे? ए इलेजिबल, बी अनरिलायबल, सी इलीगल एंड डी इलिसिट। इलेजिबल अस्पष्ट या अपठनीय, अस्पष्ट या अपठनीय, अनरिलायबल अविश्वसनीय, इलीगल गैर कानूनी या अवैध, इलिसिट अवैध। ये दोनों सिनोनिम होते हैं, याद करेंगे आप। जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे हम इलेजिबल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी रेड इज कॉल्ड इलिजिबल। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट। द लाइन वेयर द लैंड एंड, यहाँ भी द चाहिए, एंड द स्काई सीम टू मीट, वह लाइन जहां प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मीट कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए एटमोस्फेयर, बी मिल्की वे, सी हॉराइजन एंड डी डिस्टेंट लैंड। यह तो सबको याद है कि जहां अर्थ और स्काई मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस पार्ट को, उस जगह को हम हॉराइजन कहते हैं। आंसर सी होगा, मिल्की वे आकाश गंगा, एटमोस्फेयर वायुमंडल, डिस्टेंट लैंड जो लैंड काफी दूर है वह डिस्टेंट लैंड है। तो 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। फिर से आपको बताऊं कि ये सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ ऐप एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर अपलोड कर दिए जाते हैं। वहां से आप इन चीजों को जरूर देखें। क्लासरूम में आप जुड़ करके केवल सेट, जैसे आप सेट मारते हैं उस तरह से यहाँ आंसर दे रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बार बार यूट्यूब पर आकर के आपको समय नहीं देना है। आप ऐप में सारे पीडीएफ अपलोडेड हैं, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से नोट करने में भी आपको सुविधा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेजेस, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट लगेजेस, लगेजेस, लगेज इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। पैसेंजर्स होगा बट लगेज ही होगा, लगेजेस नहीं। वे बिल, वैगन, वायर पुलर एंड वेस्ट। तो आप जानते हैं वे बिल जो है वो यात्री की सूची है, वैगन माल ढोने वाली गाड़ी है जो ओपन है, और वायर पुलर तार खींचने वाला, और वेस्ट मीन्स होता है कोट पीस या तुर्प चाल की तरह का ताश का एक खेल। तो 9 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज। पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, जो पिछले क्लासेस में आपने सेट्स किए हैं उनमें यह पूछा जा चुका है। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, वह व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? ए फास्टिडियस, बी कैलस, सी सैडिस्ट एंड डी फेरोसस। फास्टिडियस, कैलस, सैडिस्ट एंड फेरोसस। क्या कहेंगे हम? जिसे खुश करना कठिन हो, वह व्यक्ति तुनक मिजाजी हो सकता है, वह व्यक्ति फास्टिडस होता है, जिसे आप लाख कोशिश करें अंततः वो कोई कमी निकाल करके ना खुश हो जाए। पूर्णतावादी भी इसे आप कहते हैं, यानी वह इतना अधिक स्पेशलाइजेशन चाहता है कि अंत अंत तक एक कमी को ढूंढ देता है, और उस कमी के चलते नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, प्रसन्न नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति को हम फास्टिडस कहते हैं। फास्टिडस वे लोग हैं जो पूर्णता में विश्वास करते हैं, परफेक्शन चाहिए इन्हें, ये तनिक भी परफेक्शन के साथ समझौता नहीं करते। कैलस मीन्स कठोर होता है, निर्मोही, निर्दयी, जिसके अंदर संवेदना न हो, उसे हम कैलस कहते हैं। इनसेंसिटिव आप इसके बदले यूज कर सकते हैं। सैडिस्ट को हिंदी में पर पीड़क कहते हैं, वह जो दूसरों को पीड़ा देकर आनंदित हो उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड इन sexual activities. And the next one is Pharaohs. Pharaohs means होता है क्रूर। Pharaohs प्रायः एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। Pharaohs डॉग, यानी वह कुत्ता जो काफी डरावना है, काफी ज्यादा लोगों को काट चुका है, उसे Pharaohs डॉग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11।
अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, वह हैंड राइटिंग जो डेकोरेटिव है यानी सुंदर है, क्या कहें, ए कैलीग्राफी, बी मैन्युस्क्रिप्ट, सी इंस्क्रिप्शन एंड डी हेजियोग्राफी। आंसर देंगे आप लोग। सुलेख हिंदी में कह सकते हैं आप डेकोरेटिव हैंड राइटिंग के लिए। एक शब्द में आप इसे सुलेख कह सकते हैं। सुलेख के लिए कौन सा वर्ड नीचे दिया गया सही है? कैलीग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और हेजियोग्राफी। तो स्पष्ट है कि आंसर कैलीग्राफी होगा। साथ ही आप कमेंट करके बता दें कि बैड हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं। गुड हैंड राइटिंग और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी बैड हैंड राइटिंग के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिपि, इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख, शिला के ऊपर लेख। हेजियोग्राफी मीन्स होता है द राइटिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स, यानी संतों के जीवनी को लिखना, संतों के जीवन पर लिखना, इसे हम हेजियोग्राफी कहते हैं। तो 11 का आंसर ए। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो कैकोग्राफी होता है। कैको नेगेटिव सेंस का वर्ड है, कैकोग्राफी यानी बद लिखावट, खराब लिखावट। कैकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 12, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, वह जिसे हराया नहीं जा सकता, क्या कहेंगे? ए इनविंसिबल, बी इनवल्नरेबल, सी इनफॉलिबल एंड डी इंडिक्टेबल। इंडिक्टेबल। तो आंसर दें, जिसे हराया नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इनविंसिबल, अजेय, अपराजेय, जिसे हराया ही न गया हो कभी, उसे हम इनविंसिबल कहते हैं। इनवल्नरेबल, अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके, जिस पर अस्त्र का, शस्त्र का कोई प्रभाव न हो सके, जो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से परे हो, मुक्त हो, उसे हम इनवल्नरेबल कहते हैं। और जिस पर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हो सके उसे हम वल्नरेबल कहते हैं। इनफॉलिबल, अचूक। इनफॉलिबल का दूसरा मीनिंग जाने, जो कभी त्रुटि न किया हो, जिसमें कोई त्रुटि न हो, जिसने कभी अपने लाइफ में कोई त्रुटि नहीं किया हो, उसे हम इनफॉलिबल कहते हैं। और इंडिक्टेबल, जो आरोप लगाने योग्य हो, जिस पर इंडिक्टमेंट हो सके, जिसे इंडिक्ट किया जा सके। इंडिक्ट करना मीन्स चार्ज करना, अक्यूज करना, वह इंडिक्टेबल है। तो आंसर 12 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, गॉड के नेचर के स्टडी को क्या कहते हैं? ए फिलॉलजी, बी थियोलॉजी, सी ह्यूमैनिज्म एंड डी फिलॉसफी। आंसर दिया जाए। ए फिलॉलजी, बी थियोलॉजी, सी ह्यूमैनिज्म एंड डी फिलॉसफी। थियो, आपको पहले भी बताया हूं कि जिसमें थियो आए, समझ जाइए गॉड को डिनोट करने वाला वह शब्द होगा जिसके पहले थियो लगा हो। फिलॉलजी मीन्स होता है भाषा शास्त्र, भाषा अध्ययन को हम थियोलॉजी का, सॉरी, आई एम सॉरी, थियोलॉजी दिमाग पे आ गया, यहाँ थियो बता रहा था, इसलिए स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड को निश्चित तौर पर हम थियोलॉजी कहेंगे। लेकिन यहाँ जो वर्ड है वो फिलॉलजी है। फिलॉलजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा का अध्ययन। ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद एंड फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो 13 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के स्टडी को क्या कहते हैं? ए में पैथोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी फिलॉलजी एंड डी एंथ्रोपोलॉजी। मैनकाइंड के स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी रोग विज्ञान है, रोग के प्राकृतिक कारणों के
अध्ययन को हम पैथोलॉजी कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीजेस ऑफ द बॉडी। शरीर के रोगों के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान है और कैसे हम फंक्शन करते हैं इसका स्टडी भी फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। फिलॉलॉजी वही रिपीटेड वर्ड है और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, मानव शास्त्र है यह, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे मानव विकसित हुए, कैसे विभिन्न चीजों, विभिन्न रेसेस में विभक्त हुए, इनने कैसे कल्चर को अडॉप्ट किया, कैसे ये सिविलाइज्ड हुए, मानव के बारे में संपूर्ण अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 14 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। इंटेंशनल का अर्थ होता है जानबूझकर। आप कमेंट करके बताएं कि इंटेंशनल शब्द का वर्ड क्या होगा। इंटेंशनल किस रूट वर्ड से बना हुआ है, आप कमेंट करके बताएं। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, किसी रेशियल ग्रुप, जातिगत समूह, सांप्रदायिक समूह हत्या जो जानबूझकर की गई हो को क्या कहते हैं। ए होमिसाइड, बी जेनोसाइड, सी फ्रैट्रिसाइड एंड डी रेजिसाइड। साइड पर पहले कई वर्ड्स डिस्कस हो चुके हैं। साइड हत्या को ही, साइड मीन्स मर्डर। अब इसके पहले जो पार्ट लगा हुआ है उसे हम समझते हैं। होमिसाइड शब्द जो है मानव हत्या, मानव हत्या को हम होमिसाइड कहते हैं। बी में है जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है एक ही जाति, एक ही वंश के लोगों की हत्या, कुल हत्या, वंश हत्या को हम जेनोसाइड कहते हैं। इसे नरसंहार भी कहा जाता है। फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है अपने भाई या बहन की हत्या। रेजिसाइड मीन्स राजा या रानी की हत्या। अब आते हैं इस प्रश्न पर जो मैंने आपसे पहले पूछा था। इंटेंशनल शब्द एडजेक्टिव है और इसका रूट वर्ड इंटेंड होता है। इंटेंड का अर्थ होता है इरादा होना या उद्देश्य होना। इंटेंड का हम नाउन बनाएंगे, इंटेंशन होगा, और इंटेंशन का एडजेक्टिव बनाएंगे, इंटेंशनल होगा। एडवर्ब बना देंगे, इंटेंशनली होगा। एक इंटेंड से ये सभी शब्द बनते हैं। तो हमने इसका डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे होकर प्रकाश जर न सके उसे क्या कहते हैं। ए डल, बी डार्क, सी ऑब्सक्योर एंड डी ओपेक। डल, डार्क, ऑब्सक्योर और ओपेक को हम क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। जिससे लाइट गुजर ना सके उसे हम ओपेक कहते हैं, सबको याद रहता है। डल मीन्स उदासीन होता है। डल का दूसरा अर्थ सुस्त होता है। डल का तीसरा अर्थ फीका होता है। डल मीन्स फीका भी होता है, उदासीन होता है, सुस्त होता है। डल मीन्स बोरियत फीलिंग वाला भी होता है। बी में डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। सी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर अस्पष्ट एंड डी ओपैक अपारदर्शी। 16 का आंसर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। के राइटिंग्स की चोरी को क्या कहते हैं। ए कॉपीइंग, बी रिफ्रेमिंग, सी रिप्रोड्यूसिंग एंड डी प्लेगियरिज्म। आंसर देंगे आप लोग। ए कॉपीइंग, बी रिफ्रेमिंग, सी रिप्रोड्यूसिंग एंड डी प्लेगियरिज्म। कमेंट करके बताएं आप। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, स्टील मीन्स होता है चोरी करना, तो दूसरों की राइटिंग्स से चोरी करने का काम क्या कहलाता है। कॉपीइंग हूबहू नकल करने का काम। रिफ्रेमिंग टू चेंज द वे समथिंग इज एक्सप्रेस्ड और कंसिडर्ड, जिस वे में किसी चीज को एक्सप्रेस या कंसिडर किया जाता हो उसे बदल देना रिफ्रेमिंग कहलाता है। रिप्रोड्यूसिंग प्रजनन है और प्लेगियरिज्म साहित्यिक चोरी है, साहित्य की चोरी। आप कमेंट करके बताएं। वन steals from the writing of others,
को क्या कहते हैं? वन who steals from the writings of others. एक शब्द में बताएं क्या होगा? 17 का आंसर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. A person who is reserved in talks. A person who is reserved in talks. पर चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर होगा प्लेगियरिस्ट. साहित्यिक चोर, साहित्य की चोरी करने वाला, दूसरों की रचनाओं को चुरा लेने वाला प्लेगियरिस्ट कहलाता है. साहित्यिक चोर. अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स को क्या कहें? रेटिसेंट शब्द है. रेटिसेंट मीन्स होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला. तो आंसर 18 का ए ही का. साइलेंट मौन होता है. मेंडिकेंट मीन्स होता है भिक्षु, वह जो भिक्षाटन करता है जीवन यापन के लिए, उसे मेंडिकेंट कहते हैं. और गैरुलस मीन्स बातूनी होता है, बकवादी होता है, वाचाल होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम गैरुलस कहेंगे. यानी रेटिसेंट के एंटोनिम की बात करें तो यहीं पर दिया हुआ है गैरुलस. आप इसे लोक्वासस भी कह सकते हैं. लोक्वासस मीन्स होता है बहुत बोलने वाला. गैरुलस मीन्स भी होता है बहुत बोलने वाला. वर्बोस का भी अर्थ होता है बहुत बोलने वाला. A short stay at a place. स्थान पर अल्प विराम को हम क्या कहते हैं? आप बताएंगे. कि स्थान पर अल्प विराम, halt, इंटरमिशन और सोजॉर्न. शॉर्ट स्टे क्या कहें? हॉल्ट. आपने सुना होगा हॉल्ट मीन्स विराम होता है, पड़ाव होता है. हॉल्ट. बी. इंटरल्यूड अंतराल, इंटरमिशन मध्यांतर. अब कई लोग इंटरल्यूड और इंटरमिशन को एक ही समझ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग हैं. इंटरल्यूड मीन्स होता है दो नाटकों के बीच का खाली समय, दो स्टोरी के बीच का खाली समय, यानी दो अलग अलग चीज के बीच के खाली समय को इंटरल्यूड कहते हैं. जबकि इंटरमिशन एक ही फिल्म, एक ही नाटक के बीच में खाली समय को इंटरमिशन कहा जाता है. सोजॉर्न मीन्स होता है डेरा डालकर ठहरना या विराम करना. शॉर्ट स्टे के लिए सोजॉर्न ही दें, हॉल्ट इत्यादि न दें. हॉल्ट इत्यादि जनरली वहां यूज करते हैं जहां गाड़ियां अल्प विराम लेती हैं, कम समय के लिए रुकती हैं. और किसी व्यक्ति के लिए शॉर्ट स्टे जो हो उसे आप सोजॉर्न कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. A raised place on which offerings to a god are made. क्या जगह जिस पर किसी ईश्वर, किसी देवता, भगवान को बलि अर्पित की जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? ए माउंड, बी चैपल, सी ऑल्टर एंड डी अकाइब्स. माउंड मीन्स टीला होता है. माउंड मीन्स टीला होता है. अ लार्ज पाइल ऑफ अर्थ और स्टोन, ए स्मॉल हील को हम माउंड कहते हैं. चैपल अ प्लेस ऑफ वर्शिप सर्विंग अ रेजिडेंस और इंस्टीट्यूशन. वर्शिप का वह प्लेस जहाँ ठहरा भी जा सके उसे हम चैपल कहते हैं. ये चर्च से रिलेटेड वर्ड है. दी ऑल्टर, आंसर ऑल्टर ही होगा. ऑल्टर को हम हिंदी में वेदी कहते हैं. बलि वेदी, जिस रेज्ड प्लेटफॉर्म या रेज्ड प्लेस जहाँ बलि दी जाती है या जहाँ भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसे हम ऑल्टर कहते हैं. एक और शब्द इससे रिलेट करता है, वो फोनस है. ऑल्टर. आप बताएंगे इस शब्द का मीनिंग क्या होता है कमेंट करके. इसका सिनोनिम क्या होगा आप बता सकते हैं. आर्काइव्स मीन्स होता है अभिलेखागार, जहाँ एंशियंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसे हम आर्काइव्स कहते हैं. प्राचीन अभिलेखागार इसे आप कह सकते हैं. इस ऑल्टर का मीनिंग होता है चेंज.
बदल देना, चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 21, टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट पे आए बिना बहुत ज्यादा बोलना क्या कहलाता है? ए वर्बोसिटी, बी गैरुलसनेस, सी क्वासिटी और डी सरकमलोक्यूशन। ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों गैरुलसनेस बकवाद, वाचालपन, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग और क्वासिटी भी वही है। आंसर होगा सरकमलोक्यूशन। वर्बोसिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्बोज, वह जो बहुत बोले, मैं भी बोल गया था थोड़ी देर पहले, उसे वर्बोज कहते हैं। और ऐसा गुण वर्बोसिटी है, इसे हिंदी में शब्दाडंबर कहते हैं या हम इसे शब्द बाहुल्यता भी कह सकते हैं। शब्द बाहुल्यता, कैरुलसनेस चिड़चिड़ापन, साथ साथ इसका अर्थ शब्दाडंबर भी हो। क्वासिटी बातूनीपन, गप्पेबाजी। सरकमलोक्यूशन आंसर होगा। सरकमलोक्यूशन में हम कपट करके बातें करते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करना सरकमलोक्यूशन कहलाता है। घुमा फिरा कर बातें करने को हम सरकमलोक्यूशन कहते हैं। और प्रश्न भी हमारा यही है, 21 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, कॉन्स्टेंट एफर्ट अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लगातार प्रयास को हम क्या कहते हैं? ए में शब्द है परसेवरेंस, सी बी अटेम्प्ट, सी एंथुसियाज्म एंड डी विगर। ए परसेवरेंस, बी अटेम्प्ट, सी एंथुसियाज्म एंड डी विगर। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग को हम परसेवरेंस कहते हैं। अटेम्प्ट में करना या प्रयत्न करना या कोशिश, प्रयत्न नाउन और वर्ब दोनों का यह काम करता है। एंथुसियाज्म तीव्र इच्छा, उत्साह, विगर ताकत, विगर जोश। 22 का आंसर ए होगा। 23 आपके सामने, अ पर्सन हु ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो किसी चीज के ब्राइट साइड को ही देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? A person who looks on the bright side of things, साइकोफैंट, ऑप्टिमिस्ट, सीनिक और पैसिमिस्ट। साइकोफैंट मीन्स होता है चापलूस, चापलूसी करता है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, इसका एंटोनिम भी यहाँ दिया हुआ है, पेसिमिस्ट निराशावादी। यहाँ ब्राइट साइड है और क्या लिखेंगे कि यहाँ पर पेसिमिस्ट हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। सिनिक मीन्स होता है दोषदर्शी, यानी जिसको खामी ही दिखाई पड़ती है, जो हर चीज में खामियां ढूंढ निकालता है, उसे हम सिनिक कहते हैं। स्वभाववश दोष को ही देखे उसे सिनिक या सिनिकल कहते हैं। तो 23 का आंसर बी होगा। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह जो के ब्याज पर पैसा देता है उसे क्या कहते हैं? ए सॉल्वेंट, बी यूक्सोरियस, सी तरह एंड डी स्टाइलॉ। आंसर दिया जाए, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ, वह जो पैसा देता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, यूक्सोरियस, तरह और साइलॉ। सॉल्वेंट मीन्स विलायक होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। यह एक लिक्विड है जिसको किसी के साथ डालने पर उसे घुला देता है, वह सॉल्वेंट कहलाता है। यूक्सोरियस कुछ श्रृंखल कहें, लेकिन आप बेहतर होगा कि यूक्सोरियस को का गुलाम कहें। वह जो अपने पत्नी आवश्यकता से ज्यादा प्रेम करता है, वह जो पत्नी के हर इच्छा को करने के लिए अपने जान को बिछा देता है, उसे यूक्सोरियस कहते हैं। तोरू का गुलाम भी आप कह सकते हैं। तो वह जो अपने पत्नी को बहुत फोन करता है, एक्सेसिव करता है, उसे हम यूक्सोरियस कहते हैं। यूजर सूदखोर होता है, आंसर यही होगा। जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे उसे हम यूजर कहते हैं।
और ये शाइलॉक जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की जो रचना है, इसमें एक पात्र का नाम है शाइलॉक, और तब से ये वर्ड बन गया है। लेकिन आंसर हम शाइलॉक, शाइलॉक का भी वही काम है, काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देता है, पैसा नहीं चुकाने पर मांस काट लेता है बॉडी का, वो शाइलॉक था। तो यह भी अब शाइलॉक उन लोगों पर यूज होने लगा है, काफी अधिक ब्याज पर पैसा देते हैं, और चुकाए, अगर चुकाए नहीं वह बंदा जिसने पैसा लिया है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों को भी शाइलॉक कहा जाने लगा है। तो आंसर यहाँ यूजरा होगा 24 का सी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। आज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सेट 3 के 24 क्वेश्चंस को आप लोगों ने पूरा किया। बहुत अच्छा है ये क्लास, आप नोट करेंगे पीडीएफ से और याद करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में जुड़ गए और एबीसी ऑप्शन कमेंट कर दिए, फोकस्ड वे में इसे नहीं ली। जरूर इसे बार बार देख करके, बार बार नोट करके, बार बार पढ़ करके याद कर जाएं। वीडियो को सारे लोगों तक शेयर करें। कारणवश क्लास बाधित था, नहीं सर, अब कंटिन्यू किया हूँ, कंटिन्यू। Thank you so much for being with me till the end of the class.